हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए 12th क्लास की जो फिज़िक्स है उसका नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इससे पहले हम 7 यूनिट के क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं, तो जो स्टूडेंट वीडियो देखना चाहता है तो इस चैनल पर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। एटम्स एंड न्यूक्लियाई। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय। जो वाटरमेलन मॉडल है एटम का, वो किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था। ऑप्शन ए नील्स बोर, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी जेम्स चैडविक। तो वाटरमेलन मॉडल था स्टूडेंट्स, वो जे थॉमसन ने दिया था, तो इसका बी करेक्ट आंसर होएगा। आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वाज डन बाय। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, कौन से साइंटिस्ट ने की थी। जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर, सोमरफील्ड। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, खोज की थी। द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज। अल्फा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, नन ऑफ दिस। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। आगे बढ़ते हैं। द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू। जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल के ऊपर वो कितना होता है, क्या वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के इक्वल रहता है, या 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन के इक्वल रहेगा, या चार्ज ऑफ प्रोटॉन के इक्वल रहेगा, या 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। अभी हमने बताया कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल तो नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटॉन के। तो प्रोटॉन के 2 गुना चार्ज होता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होता है। यानी जो अल्फा पार्टिकल है उसके ऊपर 2 गुना चार्ज होता है, ठीक है, प्रोटॉन की तुलना में। अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ लिथियम, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ सोडियम। तो जो अल्फा पार्टिकल है किसके इक्विवेलेंट है, वो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल। आगे देखते हैं। रदरफोर्ड एक्सरे एक्सपेरिमेंट द फॉइल ऑफ। कहते हैं रदरफोर्ड एक्सरे एक्सपेरिमेंट में जो फॉइल यूज़ की गई थी वो कौन सी थी, आयरन की थी, कॉपर की बनी हुई थी, प्लेटिनम की थी, या गोल्ड की थी। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, गोल्ड की थी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, गोल्ड की जो मेलेबिलिटी होती है, जिसको हम आघात वर्ध्यता कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा होती है। उसको पतली से पतली चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। आगे है लाइमन सीरीज लाइज इन। कहता है लाइमन सीरीज कौन से रीजन के अंदर लाई करती है। ठीक है, तो जो लाइमन सीरीज है इसमें रीजन पूछा गया है यूवी रीजन में, या फिर आपका विजिबल रीजन के अंदर, या फिर इंफ्रारेड के अंदर, या नन ऑफ दीज। तो इसके अंदर क्या करती है, ये यूवी रीजन के अंदर लाई करती है। ठीक है, लाइमन सीरीज किस में लाई करेगी, यूवी रीजन में। उसके बाद बाल्मर सीरीज लाइज इन द रीजन ऑफ एच स्पेक्ट्रम। बाल्मर सीरीज कहता है कि कौन से रीजन में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में लाई करती है, यूवी रीजन में, विजिबल में, इंफ्रारेड में, नन ऑफ दीज। तो देखिए ये किस में करती है, ये करेगी आपकी विजिबल रीजन के अंदर। ठीक है, 8th का क्या हो जाएगा, विजिबल रीजन, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो लाइमन तो करती है यूवी के अंदर, बाल्मर करती है किसके अंदर, विजिबल के अंदर। बाकी जितनी सीरीज है आपकी पी फन बचती है, ब्रैकेट बचती है, या पासन सीरीज बचती है, ये सारी तीनों के तीनों किस में करेंगे, IR में करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको आसान से करके उसको बता दिया है। लाइमर और बाल्मर को छोड़ दीजिए, बाकी जो तीनों किस में करेंगे, इंफ्रारेड में। आगे क्वेश्चन मैंने बता भी दिया है आपको। विच सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन ऑफ एच स्पेक्ट्रम। तो इंफ्रारेड रीजन के एच स्पेक्ट्रम में कौन सी सीरीज लाई करती है, पासन, ब्रैकेट, पीफन सीरीज, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, तीनों ही IR रीजन के अंदर लाई करेंगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। कहता है जो इलेक्ट्रॉन जो है किसी ऑर्बिट के अंदर जब रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, तो उसका एंगुलर मोमेंट क्वांटाइज्ड होता है। तो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। आपने इसका रिजल्ट भी किया होगा, mv r = nh/2π। तो ठीक है, तो ये क्वांटाइज्ड है, फिक्स है। रेडियाई ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट आर इन द रेशियो। जो रेडियाई है स्टेशनरी ऑर्बिट की, कहता हो किस रेशियो में होती है। रेडियाई का मतलब ये है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये फर्स्ट ऑर्बिट, इसके बाहर ये सेकंड ऑर्बिट। तो इन रेडियस का जो आपको रेशियो बताना है कि इन रेडियस का रेशियो किस जो है रेशियो में होता है ऑर्बिट्स का। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है, सेकंड की कितनी, किस रेशियो में लाई करते हैं। तो 1:2:2:3। उसके बाद 1 का स्क्वायर रेशियो, 2 स्क्वायर रेशियो, 3 स्क्वायर। तो यानी इसमें आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, तो स्क्वायर के रेशियो में ये रहेगी। इसका मतलब क्या है, जो रेडियस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n स्क्वायर के। ठीक है, इस रिलेशन से हम इसको कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट इज। टोटल एनर्जी बतानी है आपको इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर
पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी, जीरो रहेगी या ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है नेगेटिव। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और नेगेटिव एनर्जी क्या शो करती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ क्या है, बाउंड स्टेट में है, बंधा हुआ है वो। ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको बतानी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है फर्स्ट ऑर्बिट। कौन से एटम में, हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, पहला कक्ष होता है, उसमें टोटल एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की। ऑप्शन ए है 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी है -10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए अभी अभी हमने कहा था कि टोटल एनर्जी नेगेटिव में होगी, तो ये जो पहला और दूसरा ऑप्शन है ए एंड बी, इसको तो रिजेक्ट कर दीजिए, 2 ऑप्शन बचते हैं। तो इसमें क्या होंगे, सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। किस रिलेशन से हम इसको देते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड क्या रहता है, 1 रहता है, तो इसको आप 1 वैल्यू पुट करेंगे तो -13.6 अपॉन n स्क्वेयर आ जाएगा। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना बचेगा, -13.6। और किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ना कि जूल में। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी होता है एग्जाम्स के अंदर। अब की बार पूछा आयनाइजेशन एनर्जी, ना कि टोटल एनर्जी। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, वो प्लस के अंदर होती है, पॉजिटिव होती है, ना कि नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट को छोड़ देता है, इसलिए उसको हम पॉजिटिव लेते हैं कि अब वो बाउंड स्टेट में नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, वो छोड़ चुका है उस ऑर्बिट को, इसलिए पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी रहेगी, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो 13.6, लेकिन पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। बहुत से बच्चे नेगेटिव कर देंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पूछा क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है, आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है। अगर यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछ लेता तो यहाँ पर वोल्ट में आ जाता, ना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बट आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी पूछता तो नेगेटिव में आती। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ एच एटम इज, तो कहता है सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो सेकंड ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होएगी भाई, सेकंड ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितनी होगी। पहली बात तो कंफर्म है कि नेगेटिव होगी। ठीक है, क्योंकि टोटल एनर्जी पूछी है, तो आप पॉजिटिव वालों को तो पहले ही एलिमिनेट कर दिए, 2 बचते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट की है, तो सेकंड ऑर्बिट की कौन सी बचती है, डी। तो डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द बोर्स थ्योरी एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 1। क्या ये बात सही है कि जो बोर थ्योरी है वो 1 एटॉमिक नंबर से ग्रेटर देन वाले जो एलिमेंट है उसके लिए भी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करती है? तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम को ही एक्सप्लेन करती है, बाकी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये इसकी लिमिटेशन थी, कमियां थी। उसके बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल, देखो मैंने पहले भी बताया था। अब पूछा आयनाइजेशन पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल पूछा तो किस में आएगा, वोल्ट में आएगा। हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा, 17 का। इसका ऑप्शन है सी। कितना होगा, सी, 13.6 वोल्ट के अंदर। किसके अंदर, वोल्ट के अंदर। ठीक है, तो पोटेंशियल वोल्ट में मेजर किया जाता है, ध्यान रखना इस बात को। नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हुज डायमेंशन आर द सेम एज दोज ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, कहता है आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताना है जिसके डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट के क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, सेम होते हैं। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ किसके डायमेंशन मिलते हैं, कौन सी क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क या फोर्स। तो बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एंगुलर मोमेंटम है, उसके डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ मैच करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिडबर्ग कांस्टेंट को किस में मेजर किया जाता है, तो देखिए इसका ऑप्शन रहेगा सी। तो मीटर इनवर्स के अंदर हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज द ऑर्डर ऑफ, तो साइज बताना है कि एटॉमिक न्यूक्लियस का पूछा है यहाँ पर, किस ऑर्डर का होता है। 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻11 मीटर, 10⁻13 मीटर या 10⁻15 मीटर। तो न्यूक्लियस के पूछा है, तो न्यूक्लियस का जो ऑर्डर है 10⁻15 मीटर। अगर 10⁻15 नहीं, ऑप्शन में 10⁻14 भी मिल सकता है, तो 10⁻14 भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो नियरली 1 फर्मी हम इसको मानते हैं। द साइज ऑफ एटम इज, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में न्यूक्लियस का पूछा था, अब पूरे एटम का साइज पूछा है, किस ऑर्डर का होता है। तो 10⁻10 मीटर, 10⁻11 मीटर, 10⁻13 मीटर, 10⁻15 मीटर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, 10⁻10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम के साइज का हम इसको मानकर चलते हैं कि एटम का साइज रहता है। एटॉमिक मास यूनिट इजकल टू डैश MeV, 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने MeV के इक्वल होती है। 731, 831, 931 या 631 MeV। सी इसका करेक्ट आंसर है, 931 MeV के इक्वल होती है 1 AMU। आगे बढ़ते हैं। द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन किसने जो है खोज की थी न्यूट्रॉन की, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, रदरफोर्ड या नील्स बोर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन की थी, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की थी, नील्स बोर ने मॉडल दिया था, तो इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, 1932 में जो है इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने।
आगे बढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज नियरली सेम फॉर ऑल एलिमेंट। क्या ये बात सही है कि जो डेंसिटी होती है सभी एलिमेंट्स की, सभी एटम्स की, वो नियरली सेम रहती है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इनकी डेंसिटी का जो ऑर्डर है 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसका ऑर्डर रहता है, तो नियरली सभी की क्या रहती है? सेम रहती है। बात बिल्कुल सही है। द आइसोटोप ऑफ कार्बन इज, आपको बताना कार्बन का आइसोटोप कौन सा है? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 या ऑल ऑफ दिस? बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑफ दिस इसके क्या हैं? आइसोटोप, तीनों ही इसके आइसोटोप हैं। आइसोटोन है वो, तो आइसोटोन के क्या होते हैं? आइसोटोन कौन से एलिमेंट होते हैं? जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए एक होता है आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप जिसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन की संख्या सेम रहती है। एक होता है आइसोटोन, आइसोटोन टोन के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहती है। तो यहाँ पर जो P है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? प्रोटॉन को। P को रिप्लेस कर दें तो क्या बन गया? आइसोटोन। N में क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल, इसमें क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर, तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किस एलिमेंट के लिए सबसे ज़्यादा है? आयरन के लिए, हीलियम के लिए, लिथियम के लिए या सोडियम के लिए? तो ए इज द करेक्ट आंसर। आयरन के लिए सबसे ज़्यादा होती है ये, 8.8 MeV पर न्यूक्लियन, ठीक है, 8.8 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन इसकी वैल्यू रहती है। द लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज इज इन, कहता है बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फिजन में, न्यूक्लियर फ्यूजन में, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो देखिए न्यूक्लियर फिजन हो या न्यूक्लियर फ्यूजन हो, दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, ट्रिमेंडस एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो एनर्जी होती है। तो इसका सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फोर्स आर लॉन्ग रेंज फोर्स, ट्रू और फॉल्स? आपको बताना न्यूक्लियर जो फोर्सेज होते हैं क्या वो लॉन्ग रेंज फोर्सेज होते हैं? तो बिल्कुल गलत है भाई, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेज होते हैं, ना कि लॉन्ग रेंज, ठीक है, कम डिस्टेंस तक वो लगते हैं, तो फॉल्स है। द चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल इज नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो एंड नन ऑफ दिस। जो बीटा पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट्स, उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? उनको हम बोलते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो बीटा पार्टिकल के ऊपर भी क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द फिनोमिनन रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, जो रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमिनन था वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? हेनरी बेकरेल, मैडम क्यूरी, फर्मी, हाइजेनबर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर है हेनरी बेकरेल। तो जो हेनरी बेकरेल नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको जो है खोज की थी। द मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अभी अभी मैंने बताया बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो चार्ज और मास दोनों ही किसके इक्वल होते हैं? इलेक्ट्रॉन के इक्वल। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द गामा रेज हैव डैश चार्ज, गामा रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, नो चार्ज, बोथ ए एंड बी। तो जो गामा रेज हैं भाई इनको बोलते हैं फोटोन। क्या है ये? फोटोन्स हैं एक टाइप से। तो फोटोन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? कोई चार्ज ही नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। तो इसके ऊपर भी क्या होगा? कोई चार्ज ही नहीं होगा, नो चार्ज। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द रेस्ट मास ऑफ गामा रे फोटोन इज, रेस्ट मास बताना है गामा रे फोटोन का कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन का होता है। 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, नहीं, ये भी नहीं होता। 1.5 × 10⁻24 किलोग्राम, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? जीरो होगा भाई, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास क्या है? जीरो। तो गामा रे क्या है? फोटोन। तो इनका रेस्ट मास क्या हो जाएगा? जीरो। आगे बढ़ते हैं। गामा रेज ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, ट्रू और फॉल्स? गामा रे स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है, ट्रू है इसका, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। गामा रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय EM वेव्स, ट्रू और फॉल्स? तो देखिए गामा रेज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा क्या डिफ्लेक्ट की जाएंगी? अभी अभी हमने कहा कि गामा रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और चार्ज नहीं होगा तो वो EM वेव के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं की जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इज, लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है, टी क्या है यहाँ पर? हाफ लाइफ टाइम। तो इनका रिलेशन बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है टी इक्वल टू 0.693 लैम्डा, ऑप्शन बी लैम्डा इक्वल टू 0.693 टी, ऑप्शन सी है टी इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, ऑप्शन डी है टी स्क्वायर इक्वल टू 0.693 इंटू लैम्डा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर इसका रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। द फिनोमिनन रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, ये अगेन रिपीट हो गया है। 38 क्वेश्चन देखिए चलिए। द एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज रिलेटेड विद डिके कांस्टेंट, जो एवरेज लाइफ जिसको टो से रिप्रेजेंट करते हैं वो रेडियो एक्टिव जो डिके कांस्टेंट है वो किस रिलेशन के साथ जो है ये
होते हैं। तो टाउ इजक्वल टू लैम्डा, टाउ इजक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, टाउ इजक्वल टू लैम्डा क्यूब या टाउ इजक्वल टू लैम्डा इनवर्स। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ये दोनों क्या होते हैं, ऐसे इस रिलेशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, तो इनवर्स में आ जाएगा। द रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड इन, रेडियो एक्टिविटी को किस में मेजर किया जाता है, क्यूरी में, बैकरिल में, रदरफोर्ड में या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए इसमें तीनों में ही इसको हम मेजर करते हैं, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर रहेगा, क्योंकि तीनों ने अपना योगदान दिया था रेडियो एक्टिविटी में, तो इसलिए हम तीनों में ही इसको मेजर कर लेते हैं। 1 बैकरिल इज इक्वल टू डैश डिके पर सेकंड। 1 बैकरिल कितने डिके पर सेकंड के इक्वल होता है, 1 डिके, 10⁻1, 10⁻3 या 10⁻−3। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1 बैकरिल इज इक्वल टू 1 डिके पर सेकंड। तो ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू डैश डिके पर सेकंड। अब 1 रदरफोर्ड कितने डिके पर सेकंड के इक्वल होता है भाई, 10⁻1, 10�3, 10�6 या 10�7। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, ठीक है। तो सी 10�6 जो है डिके पर सेकंड के इक्वल होता है 1 रदरफोर्ड। इन अल्फा डिके, आपको रिएक्शन दे रखी है अल्फा डिके के अंदर कि कोई एटम है वो जो है डिसइंटीग्रेट हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो अल्फा पार्टिकल है उसमें आपको बताना है डैश की जगह, यानी जो ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है इसकी जगह क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन आना चाहिए, हीलियम आना चाहिए, या हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम या ट्रिटियम। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। क्या रहेगा, बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आप है ना इसका जो है चार्ज कंजर्व करवा के देख लिया करो कि चार्ज कंजर्व होता है कि नहीं, या फिर आप इसका जो ऊपर ये दे रखा है एटॉमिक मास, ये भी आप कंजर्व करवा के देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। इस रिएक्शन को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये किसकी है, बीटा डीके की है भाई ये रिएक्शन। अब बीटा डीके की है तो आपको जो है इसमें कौन सा जो है ऑप्शन होएगा इसमें। तो देखो इसमें चार्ज कंजर्व करवा के देख लीजिए कि यहाँ पर चार्ज कितना है जेड, यहाँ पर कितना है जेड प्लस 1, हमें टोटल चार्ज कितना चाहिए जेड। तो इसमें क्या ऐड कर दूँ मैं, अगर -1 ऐड कर दूँ तो जेड नहीं हो जाएगा, तो इसका मतलब ये और ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं तो इसमें क्या रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि अगर मान लो इसमें ये है तो a+1 क्या हो जाएगा, a+1 हो जाएगा जो कि कंजर्व नहीं है। तो इसका में सी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। गामा डीके। अब गामा डीके के अंदर देखिए यहाँ पर डैश जो है इसमें क्या आएगा, ठीक है। गामा डीके के अंदर क्या मास चेंज होता है, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है। गामा के अंदर मास चेंज नहीं होता है तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ना एटॉमिक नंबर इसका चेंज होएगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। क्या ये बात सही है कि न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर चार्ज कंजर्व रहता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ट्रू है ये। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन अगर पॉसिबल है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि उसमें चार्ज कंजर्व है। आगे बात करते हैं। इन न्यूक्लियर फिजन स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई टेक्स प्लेस। न्यूक्लियर फिजन में कहता है स्प्लिटिंग होती है किसकी, हैवी न्यूक्लियस की, 2 या 2 से अधिक लाइट न्यूक्लियाई में। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है भाई। न्यूक्लियर फिजन के अंदर स्प्लिटिंग होती है, टूटते हैं, ठीक है। जैसे यूरेनियम किस में टूट गया, बेरियम और क्रिप्टॉन में। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है, चेन रिएक्शन है। कहता है यूरेनियम के साथ हमने क्या टकराया है, न्यूट्रॉन को। तो यहाँ पर आपके पास एक तो बेरियम बना है, क्रिप्टॉन बना है, डैश प्लस क्यू यानी एनर्जी। तो यहाँ पर क्या है, डैश की जगह क्या आएगा, खाली स्थान फिल करना है आपको। न्यूट्रॉन आएंगे, कितने न्यूट्रॉन आएंगे, यानी 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन या 4 न्यूट्रॉन। तो इस रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है। तो इसमें सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ यूज्ड एज ए कूलेंट एट लो टेम्परेचर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। कहता है लो टेम्परेचर के ऊपर कूलेंट कौन से हम इसको कूलेंट के तौर पे यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। लो टेम्परेचर की बात कर रहा है, वाटर को, हैवी वाटर को, बोथ ए एंड बी, या लिक्विड नाइट्रोजन को। तो इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी, वाटर और हैवी वाटर दोनों को ही हम यूज़ करते हैं। विच कूलेंट इज यूज्ड एट हाई टेम्परेचर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। अगर हाई टेम्परेचर हो तो कौन सा कूलेंट हम इसमें यूज़ करेंगे, हैवी वाटर, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हीलियम या लिक्विड सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा लिक्विड सोडियम। तो लिक्विड सोडियम को एज ए कूलेंट हम यूज़ करेंगे, ठीक है, हाई टेम्परेचर के ऊपर। बट आगे बढ़ते हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्टर विच इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल। न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के तौर पे किसको इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम को, यूरेनियम को, मैग्नीशियम को, लिथियम को। तो इसका करेक्ट आंसर है यूरेनियम। तो यूरेनियम को एज ए फ्यूल हम यूज़ करते हैं किसके अंदर भाई, रिएक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक पहले वाली यूनिट नहीं की है और करना चाहते तो इस चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है, 7 यूनिट इससे पहले हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। और आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए, हो सकता है 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको यहाँ से हेल्प मिल सकती है, ठीक है।
तो बाकी की जो 2 यूनिट बचती हैं वो भी हम जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। तो इस चैनल को आप फॉलो करते रहिए। अगर आपको जो है कुछ वीडियोस चाहिए तो आपकी हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम के अंदर। ये मेरा जो है पक्का ऐसा मानना है कि 10 की 10 वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं आपके लिए, और आपके लिए मार्क्स स्कैनिंग होने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।